तो अब तक हम मार्केट सेगमेंटेशन कर चुके हैं, मार्केट टारगेटिंग कर चुके हैं। दैट मीन्स हमने सेगमेंटेशन में ग्रुप्स बना लिए, टारगेटिंग में अपने कस्टमर्स को टारगेट कर लिया कि कौन से हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स रहेंगे। लेकिन अब उन कस्टमर्स के दिमाग में अपने प्रोडक्ट को डालना, मतलब प्रोडक्ट पोजीशनिंग करना, वो कैसे होती है और वो कहते किसे हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग, क्या इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स कुछ होंगे, और क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है या बेनिफिट्स इससे क्या क्या हो सकते हैं, और क्या इसके बेसिस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को तो समझ में तो आ ही जाएगा। तो अब तक हमने सेगमेंटेशन कर लिया, टारगेटिंग कर लिया, अभी बारी आती है पोजीशनिंग की। ठीक है, इस वीडियो में हम पोजीशनिंग डिस्कस करेंगे और ये एक फ्लो चार्ट था जो हम अपनी हर वीडियो में देखते हैं, एसटीपी वाली। अब तक हमने मार्केट सेगमेंटेशन कर लिया। अब मार्केट सेगमेंटेशन में हमने क्या किया था, आइडेंटिफाई बेसिस फॉर सेगमेंटिंग द मार्केट, कि किस बेसिस पे हम मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं, किस बेसिस पे हम मार्केट में ग्रुप बना रहे हैं। डेमोग्राफिक हो सकता है, जियोग्राफिक हो सकता है। उसके बाद प्रोफाइल बनाना, डेवलप प्रोफाइल ऑफ रिजल्टिंग सेगमेंट्स, जो भी हमने सेगमेंट बनाए उनकी प्रोफाइल बनाना। जैसे मान लो हमने डेमोग्राफिक बनाया, तो डेमोग्राफिक में अगर हम एज फैक्टर लेते हैं तो एज में कितनी एज, 18 से 24 साल, 24 से 50 साल, कितनी एज, क्या प्रोफाइल रहेंगी। अगर हम जेंडर लेते हैं तो कौन सा जेंडर को हम टारगेट करेंगे, क्या क्या जेंडर हो सकते हैं। उसके बाद आता है मार्केट टारगेटिंग, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं हम अपनी प्रीवियस वीडियो में। आपने अगर इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके देख सकते हैं। इसमें होता है डेवलप मेजर्स ऑफ सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस। हर एक सेगमेंट को देखेंगे, सेगमेंटेशन क्योंकि हम कर चुके हैं, ग्रुप्स हम बना चुके हैं, प्रोफाइलिंग हम कर चुके हैं, अभी उसमें देखेंगे अट्रैक्टिवनेस कितनी है। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है सेलेक्ट द टारगेट सेगमेंट। उसके बाद जो है टारगेट सेगमेंट को सेलेक्ट किया जाता है और टारगेटिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं। अभी आ जाते हैं भाई मार्केट पोजीशनिंग पे। मार्केट पोजीशनिंग में क्या होता है, डेवलप पोजीशनिंग फॉर ईच टारगेट सेगमेंट। अब जो भी टारगेट्स हमने सेलेक्ट किया है उस सेगमेंट के अंदर पोजीशनिंग डेवलप करना। ठीक है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो उस टारगेट मार्केट के अंदर लेकर जाना। उसके बाद 6 एंड द फाइनल होता है डेवलप मार्केटिंग मिक्स फॉर ईच टारगेट सेगमेंट। अब उस हिसाब से मार्केटिंग मिक्स बनाना। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और प्रमोशन वगैरह कैसे होगा, प्राइसिंग कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो सारी चीजें देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ। क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। पोजीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट मेंटल पोजीशन और इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस इन द माइंड ऑफ द कस्टमर एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स इन द मार्केट। अब यही कहा जा रहा है कि पोजीशनिंग कुछ नहीं होता है, पोजीशनिंग यही होता है कि जो भी हमारे मार्केट में कस्टमर्स है ना, उनके दिमाग में एक पोजीशन बनाना या एक इमेज बनाना अपने प्रोडक्ट या सर्विस की। ठीक है, अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप तुरंत समझ जाओगे। जैसे कि मान लो हम नूडल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में मैगी नूडल्स आता है। ठीक है, हम केचप की बात करते हैं तो किसान केचप कहीं ना कहीं आता है दिमाग में। जैम की बात करते हैं तो किसान जैम भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें पोजीशनिंग है। ऑलराइट, कि हमारे दिमाग में इनकी इमेज बन रखी है। अब यहां पे एक डेफिनेशन दी गई है फिलिप कोटलर के द्वारा। पोजीशनिंग इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनीज ऑफरिंग्स एंड इमेज टू ऑक्यूपाई अ डिस्टिंक्टिव प्लेस इन द टारगेट मार्केट्स माइंड। ठीक है, पोजीशनिंग एक एक्ट होता है कंपनी की ऑफरिंग को डिजाइन करने का। ठीक है, ऑफरिंग्स को डिजाइन करने का और कंपनी की इमेज को डिजाइन करने का, ताकि जो टारगेट मार्केट का माइंड है ना, टारगेट मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं उनके माइंड में एक जगह बनाई जा सके हमारे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अभी मान लो डैंड्रफ हो रहा है किसी को। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, डैंड्रफ के लिए कौन सा शैम्पू बेस्ट होता है, हेड एंड शोल्डर्स होता है, ऑब्वियसली हेड एंड शोल्डर्स एंटी डैंड्रफ शैम्पू। और मैं बता दूं ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे और रियल प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे। तो डैंड्रफ होता है तो सबसे पहले दिमाग में हेड एंड शोल्डर्स आता है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो ये क्या है, ये पोजीशनिंग है कि डैंड्रफ के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू क्या होता है, हेड एंड शोल्डर्स होता है। होते बहुत सारे हैं लेकिन ये भी कहीं ना कहीं शामिल रहता है। अब सेकंड एग्जांपल हो सकता है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का अगर नाम आता है
सबसे पहले दिमाग में कोलगेट का ही नाम आता है। भाई हमारे घर में तो बहुत बार टूथपेस्ट को कोलगेट ही बोलते हैं कि हाँ भाई कोलगेट देना, कोलगेट ये कोलगेट वो। हम कोलगेट यूज़ भी नहीं करते, हम दंत कांति यूज़ करते हैं जबकि, ठीक है। तो ये होता है पोजीशनिंग का इफेक्टिवनेस, ठीक है। एक और एग्जांपल लो, अभी मिनरल वाटर की बात कर दी किसी ने, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बिस्लरी आ रहा होगा, ठीक है। ये पोजीशनिंग होती है, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की गई है हमारे दिमाग में कि मिनरल वाटर के लिए सबसे अच्छी ब्रांड या एक वन ऑफ द अच्छी ब्रांड्स बिस्लरी होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग का ही कुछ ये एग्जांपल्स थे। अभी आ जाते हैं भाई बेनिफिट्स ऑफ पोजीशनिंग। पोजीशनिंग की क्यों जाती है, अभी तक आप समझ गए होगे मीनिंग से कि पोजीशनिंग कितनी इफेक्टिव होती है और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इससे, लेकिन फिर भी हमें लिखना तो है ना एग्जाम में कुछ ना कुछ, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट है क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग कंपैटिटिव पोजीशन, कि मार्केट में जो भी कंपैटिटर्स है ना उनके बीच में एक पोजीशन बनाना। मार्केट में टूथपेस्ट बहुत सारे हैं लेकिन कोलगेट की पोजीशन अलग है। मार्केट में मिनरल वाटर बहुत सारे हैं लेकिन बिस्लरी की पोजीशन अलग है, ठीक है। सेकंड है इम्प्रूव सेल्स। ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज का या ऑलमोस्ट सारी जो सेलिंग कंपनीज होती है उनका वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए। तो पोजीशनिंग करके क्या होता है, हम कस्टमर्स के दिमाग में अपने प्रोडक्ट्स को बिठा सकते हैं पोजीशनिंग करके, ठीक है। तो उसके ज़रिए हमारी सेल्स ऑब्वियसली बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अगर कोई मैं सुपरमार्केट में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो मेरे को कुछ खरीदना है, तो मेरे को एक ब्रांड के बारे में पता है कि हाँ भाई इस ब्रांड के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं या किसी प्रोडक्ट पे मेरे को भरोसा है तो मैं वही प्रोडक्ट लूँगा ना, तो इसलिए सेल्स इंप्रूव होती हैं। थर्ड है डिफाइन अ क्लियरर टारगेट मार्केट, ठीक है। जैसे कि इससे पहले वाला स्टेप ही था टारगेटिंग वाला, तो उसमें हम टारगेट मार्केट डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद पोजीशनिंग करते टाइम हमें पता रहता है कि हमें हमारे टारगेट मार्केट को क्या चाहिए, क्या उनकी नीड है। उस हिसाब से हम ऐसी मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, ऐसे प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे अच्छी पोजीशनिंग होए। फोर्थ है मेक मोर इफेक्टिव डिसीजन। हमें अपना टारगेट मार्केट पता है, ठीक है, हमारे टारगेट मार्केट में ये लोग हैं। उसके बाद हम पोजीशनिंग करते हैं, उन लोगों के दिमाग में वो चीज़ें डालते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स डालते हैं, तो डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है इससे। नेक्स्ट होता है कनेक्ट टू कंज्यूमर नीड्स। जैसे कि मैंने अभी तक बताया कि आपको थर्ड स्टेप में ही बताया था कि हम टारगेट मार्केट सेलेक्ट करते टाइम कंज्यूमर्स को देखते हैं कि हमारे मार्केट में कौन कौन से कंज्यूमर्स हैं। उनको देखते टाइम हम ये भी डिसाइड करते हैं या ये भी देखते हैं कि उनकी नीड्स क्या क्या हैं, उस हिसाब से हम पोजीशनिंग करते हैं, ठीक है। पोजीशनिंग करते टाइम भी हमें कंज्यूमर नीड्स का पता रहना चाहिए, उस हिसाब से हम पोजीशनिंग करेंगे ताकि हमारे कंज्यूमर्स की नीड्स जो है वो फुलफिल हो सके। नेक्स्ट होता है क्रिएट एन इफेक्टिव प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। मतलब वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि हमें अपना टारगेट मार्केट पता है, हमें पता है कि उनकी नीड्स क्या है, उसके हिसाब से हम प्रमोशनल स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लो, कोका कोला कंपनी है, वो क्या स्ट्रैटेजी यूज करती है, वो बहुत इमोशनल स्ट्रैटेजी यूज करती है कि हाँ भाई कुछ ऐसे अच्छा माहौल है या अच्छा दिन है किसी का तो वो कोका कोला पी सकता है ना। रेंट वाला है, वो देखा होगा आपने वो वीडियो कि वो उससे रेंट मांगने जाता है और वो कोका कोला पीता है ना, वो वाला वीडियो आपने देखा होगा। तो कोका कोला कहीं ना कहीं ऐसे प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं। तो पोजीशनिंग का ये भी एक बेनिफिट होता है कि हमें प्रमोशनल स्ट्रैटेजी चूज करने में सहायता मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिस फॉर पोजीशनिंग, कि किस बेसिस पे पोजीशनिंग की जा सकती है, किस आधार पे पोजीशनिंग करें, या क्या टाइप्स होते हैं पोजीशनिंग के, इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं, कितने तरीके की पोजीशनिंग होती है, या क्या पोजीशनिंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो सारा चीज़ यही होता है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है और क्या इसके 5 बेसिस होते हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, जो मार्केटर्स यूज़ करते हैं किसी भी ब्रांड को पोजीशन करने के लिए। तो ये कुछ बेसिस हो सकते हैं पोजीशनिंग के। फर्स्ट है प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग, क्वालिटी बेस्ड पोजीशनिंग, डिफरेंशिएशन बेस्ड पोजीशनिंग, कन्वीनियंस बेस्ड पोजीशनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड पोजीशनिंग, कस्टमर सर्विस एंड यूजर ग्रुप, ठीक है। ये 7 तरीके हैं जितने तरीकों से पोजीशनिंग हो सकती है, ये 7 बेसिस हैं जिनके आधार पे पोजीशनिंग की जा सकती है। तो 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं, एक एक लाइन पढ़ लेते हैं इनके बारे में और इनका एग्जाम्पल देख लेंगे एक एक, ठीक है। फर्स्ट है प्राइसिंग बेस्ड पोजीशनिंग, कि जो कीमत होती है ना किसी भी आइटम के, उसके आधार पे कैसे पोजीशनिंग की जा सकती है मार्केट में। प्राइसिंग इज एन एसेंशियल फैक्टर दैट इम्पैक्ट्स द डिसीजन ऑफ मोस्ट कस्टमर्स. Companies with the lowest priced products at reasonable level of quality usually wins in many product areas.
बिल्कुल सही बात कही है कि कहीं ना कहीं अगर आप सामान खरीदने जा रहे हो तो प्राइस एक फैक्टर होता है आपके लिए, कि अगर आपको पता है कि हाँ भाई इतने कम दाम में अगर अच्छी चीज़ मिल रही है आपको तो क्यों ना ले, ठीक है। तो यही बताया गया है कि अगर आपका प्रोडक्ट लो प्राइस है और उसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब इतनी चीप क्वालिटी वाला नहीं है, अच्छी क्वालिटी है, तो प्रोडक्ट वो लेंगे लोग, ठीक है। उसकी पोजीशनिंग कर सकते हो आप। जैसे कि सुपर मार्केट्स का एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे मान लो रिलायंस फ्रेश वगैरह होते हैं और सारे सुपर मार्केट्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप क्या करते हो, आपको पता रहता है कि सुपर मार्केट्स में कम प्राइस वाले प्रोडक्ट मिल जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में सेल करते हैं तो वो प्राइसेस कम रख सकते हैं और क्वालिटी भी उनकी सही रहेगी। तो सुपर मार्केट में ये प्राइसिंग बेस्ड पोजीशनिंग चलती है। सेकंड होता है क्वालिटी बेस्ड पोजीशनिंग। क्वालिटी कैन हेल्प rebuff most pricing wars. In some market, such as luxury cosmetics or cars, quality can define who the competitors are. ठीक है, तो बस प्राइसिंग ही नहीं होती है, कई बार क्वालिटी भी जीत जाती है, ठीक है, प्राइसिंग वॉर में। कि कस्टमर्स प्राइस नहीं देखते हैं, प्राइस फैक्टर नहीं देखते हैं, वो क्वालिटी देखते हैं कि भाई क्वालिटी किसकी अच्छी मिल रही है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है रॉलेक्स या एप्पल, ठीक है। एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे मान लो एप्पल आईपैड आ गया, एप्पल आईफोन यूजर्स होते हैं, आईफोन यूजर्स क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। मतलब मेरे तो जितने फ्रेंड सर्कल हैं, अगर उनके पास एप्पल है तो वो अपग्रेड भी एप्पल में ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी सिक्योरिटी प्राइवेसी ये सब अच्छी है। रॉलेक्स में भी यही होता है, रॉलेक्स की जो वॉचेस होती हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती है, ठीक है, और उनके प्राइसेस भी बहुत हाई होते हैं, लेकिन फिर भी उनके कस्टमर्स हैं और वो मार्केट में बहुत अच्छी पोजीशन पे है रॉलेक्स, ठीक है। तो ये क्वालिटी बेस्ड पोजीशनिंग हो सकती है। थर्ड होता है डिफरेंशिएशन बेस्ड पोजीशनिंग। डिफरेंशिएशन इज व्हाट सेट्स योर प्रोडक्ट और सर्विस अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। क्राउड मतलब कंपेटिटर्स, कि आपका प्रोडक्ट कैसे अलग है दूसरों से। इफ योर प्रोडक्ट और सर्विस इज ड्रामेटिकली डिफरेंट, राइवल्स में नॉट पोज एज मच ऑफ अ थ्रेट, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस अलग है तो कंपेटिटर्स आपके लिए खतरा नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि टेस्ला का एग्जांपल लो भाई, इलेक्ट्रिक कार्स में आज के टाइम पे नंबर 1 पे है टेस्ला, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ठीक है, बहुत सही सही कार्स बनाती है और टेस्ला का नाम कौन नहीं जानता है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये पोजीशनिंग है कि उनका प्रोडक्ट अलग है, क्योंकि सबसे अलग प्रोडक्ट है उनका। फोर्थ है कन्वीनियंस बेस्ड पोजीशनिंग, कि कितना ईजी है कस्टमर्स के लिए आपका सामान लेना या रिटर्न्स या कस्टमर सर्विस या क्या सारी चीज़ें। कन्वीनियंस क्रिएट्स एन ईजियर लाइफ फॉर कस्टमर्स, ठीक है, कि कस्टमर देखते हैं भाई इसमें ज़्यादा तुलताल है, इसमें नहीं है, तो ये वाला प्रोडक्ट ले लो। फ्रॉम लोकेशन टू यूजिबिलिटी, कन्वीनियंस कुड इनकॉर्पोरेट समथिंग लाइक फ्री रिटर्न, ई कॉमर्स। मतलब लोकेशन मतलब इजीली अवेलेबल है आपका प्रोडक्ट कि नहीं। अगर आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए मेरे को 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है तो क्यों लूँगा मैं आपका प्रोडक्ट। अगर वो इजीली अवेलेबल है, कन्वीनियंस बेस्ड है, तभी तो लूँगा मैं आपका प्रोडक्ट। उसके बाद यूजेबिलिटी, यूज़ करने में कितना ईजी है, उसके रिटर्न्स कैसे हैं। तो ज़्यादातर जैसे कि मिंत्रा या पेटीएम देख, पेटीएम का एग्जांपल लो। पेटीएम क्या करते हैं भाई, किसी भी शॉप पे जाते हो, आप पूछते हो पेटीएम है, तुरंत आप स्कैन करके पेमेंट करके निकल लेते हो, ठीक है। तो कितना कन्वीनियंस है इसमें, तो इसलिए पेटीएम आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हर एक दुकान में इसका क्यूआर कोड आपको दिख जाता है। या मिंत्रा का एग्जाम्पल लो, मिंत्रा अपने जो प्रोडक्ट्स बेचती है वो 30 दिन का रिटर्न देती है, कि भाई आप 30 दिन उस प्रोडक्ट को लो, अगर आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहे, 30 दिन तो बहुत होते हैं भाई किसी भी एक कपड़े को ट्राई करने के लिए। मिंत्रा क्या करती है, क्लोथिंग बेचती है, ठीक है। अगर मैंने टी शर्ट मंगाई, मैं 30 दिन में सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ उस टी शर्ट को, तो इसलिए मैं मिंत्रा चूज करता हूँ। तो ये एग्जाम्पल था कन्वीनियंस बेस्ड पोजीशनिंग का। फिफ्थ होता है कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड पोजीशनिंग। ब्रांड्स गिव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर प्रोडक्ट्स दैट एम्स एट क्रिएटिंग एसोसिएशंस, ठीक है। कोई ब्रांड है ना, अपने प्रोडक्ट को ये बताती है कि हाँ भाई ये जो प्रोडक्ट है ये इस चीज़ में बेस्ट है, ठीक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक होगी उस प्रोडक्ट की। इट्स डन टू मेक कंज्यूमर्स चूज बेस्ड ऑन ब्रांड इमेज एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि कंज्यूमर्स अच्छे से चूज कर पाए। जैसे कि दंत कांति क्या बोलती है, भाई हमारा प्रोडक्ट जो है स्वदेशी है, मतलब इंडिया में ही बना हुआ है और ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है, ऐसे हर्ब्स वगैरह से बना हुआ है, तो ये चीज़ ये ले लो। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इंडिया में बनता है, वो मतलब नेचुरल तरीके से बनता है, या आयुर्वेदिक है, जो भी चीज़ें हैं, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसमें अगर जो कस्टमर है वो सेफ्टी की तरफ देखते हैं ना, तो
वो टाटा या महिंद्रा की कार्स चूज करेंगे जो सेफ्टी होती हैं, एक्सीडेंट वगैरह में कारगर होती हैं। लेकिन वहीं अगर वो रिलायबिलिटी की तरफ देखते हैं तो वो होंडा, सुजुकी या hyundai में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग को। ठीक है, अगर मेरे को पता है कि जैसे कि मान लो मैं अमेजोन से कुछ मंगाता हूँ या मैं फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाता हूँ तो उनकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, मेरे को पता है, तो मैं मंगाने से पहले बहुत बार सोचूंगा नहीं। ठीक है, वहीं अगर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट आ जाती है, मान लो मैंने अभी कुछ एक वेबसाइट का नाम पता नहीं क्या, कवाबे कुछ ऐसे करके था, वहाँ से मैंने टी शर्ट्स मंगाई थी। मैंने भाई 10 बार सोचा वहाँ से मंगाने से पहले, अगर नहीं आई तो क्या हुआ, पेमेंट फेल होगी तो मैं किसको कांटेक्ट करूँगा, क्योंकि उनका कस्टमर सर्विस का जो वो है ना तरीका है वो बहुत ही अलग है। उनका कोई डायरेक्ट फ़ोन नंबर नहीं है, उनको आप ईमेल लिखते हो, फिर 3-3 4-4 दिन तक वेट करते हो। ठीक है, तो कस्टमर सर्विस भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है प्रोडक्ट पोजीशनिंग पे। कस्टमर सर्विस emphasizes creating helpful and friendly interactions. This can be especially critical in specific industries such as restaurants, बैंकिंग एरियाज और ई कॉमर्स। रेस्टोरेंट वगैरह में देखा जाता है कि कस्टमर सर्विस बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि रेस्टोरेंट में किस तरीके से स्टाफ का बिहेवियर है, बैंकिंग वगैरह में कैसा बिहेवियर है, इंश्योरेंस कंपनीज में कैसा बिहेवियर है। ठीक है, तो कस्टमर सर्विस इन सारे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लास्ट होता है यूजर ग्रुप, कि आप किन लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, वो भी मैटर करता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग पे। दिस टाइप ऑफ पोजीशनिंग टारगेट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स एंड एक्सप्लेन्स व्हाई द कंपनीज ऑफरिंग्स आर डायरेक्टली एप्लीकेबल एंड रिलेवेंट टू दिस ग्रुप। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जॉनसन्स वर्सेस एक्स। अब आपको सबको पता है कि जॉनसन्स अगर मैं बोलता हूं तो आपके दिमाग में आ जाता है जॉनसन्स बेबी। ठीक है, जॉनसन्स बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बच्चों के लिए ही होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके लिए ही होते हैं। लेकिन अगर हम एक्स की बात करें, एक्स होता है भाई बड़े लोगों के लिए। ठीक है, टीनेज के लिए या उनसे भी ऊपर जो लोग होते हैं उनके लिए। ठीक है, एक्स बच्चों के प्रोडक्ट नहीं बनाता है। तो यूजर ग्रुप भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि मान लो अगर मैं बोल दूं कि बच्चों के लिए सबसे अच्छी ब्रांड कौन सी है बच्चों के प्रोडक्ट्स के लिए, तो दिमाग में पोजीशन बनी हुई है कि जॉनसन्स है अच्छी ब्रांड। अगर मैं बोलूँ कि भाई डिओड्रेंट में सबसे अच्छी ब्रांड कौन सी है, तो एक्स कहीं ना कहीं आता है नाम। ठीक है, तो ये पोजीशनिंग का नतीजा होता है सारा। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा STP एनालिसिस वाला जो टॉपिक था, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, तीनों चीज़ें खत्म हो चुकी हैं और दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और लाइक तो हो ही जानी चाहिए, वीडियो पसंद तो आ ही जाती है। और सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और पुराने आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।